नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कमल स्कूल मैथमेटिक्स में। आज हम एससीईआरटी रायपुर द्वारा संचालित कक्षा 10वीं के गणित विषय के अध्याय नंबर 11 ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता सिमिलरिटी इन जियोमेट्रिकल शेप्स के पार्ट 2 के ऊपर बात करेंगे। मैंने पिछली क्लास में पार्ट 1 में इस चैप्टर का प्रश्नवाली 1 को कंप्लीट किया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे, प्रश्नवाली 1 का सॉल्यूशन नहीं देखे होंगे, तो आप उसको देखिए। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज का क्लास बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में थेल्स प्रमेय के ऊपर बात करेंगे, जिसे अनुपातिक प्रमेय भी कहा जाता है। इसके ऊपर बात करेंगे। मैं इस चैप्टर में टोटल 3 से 4 प्रमेय आप लोग को बताऊंगा। इन चारों प्रमेय में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, आएगा ही, गारंटी है। एक प्रमेय आएगा ही। इस चैप्टर से क्वेश्चन कम आता है, प्रमेय ज्यादा आता है। ठीक है, 11वां चैप्टर और 12वां चैप्टर से। तो इस चैप्टर से एक प्रमेय आएगा और चैप्टर 12 से भी एक प्रमेय आएगा। ठीक है, तो कम से कम एक प्रमेय तो आएगा ही आएगा। इस चैप्टर में 3 से 4 प्रमेय बताऊंगा, जिसमें से एक प्रमेय आपके क्वेश्चन पेपर में तो आएगा ही। तो आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर ये प्रमेय समझ में नहीं आ रहा है, आएगा तो भी आप उसको बार बार देख के पढ़ना। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है। क्या है? प्रमेय का नाम है थेल्स प्रमेय। क्वेश्चन में कैसे आता है, क्वेश्चन पेपर में कैसे आता है, उसको मैं बताता हूं। क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जा सकता है। कैसे? पहला बोलेगा कि थेल्स प्रमेय को लिखकर सिद्ध कीजिए। केवल थेल्स प्रमेय को लिखकर सिद्ध कीजिए बोलेंगे तो आपको ये कथन के इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये कथन को लिखना पड़ेगा। दूसरा तरीका है पूछने का कि जो कथन है उसी को दिया रहेगा, कथन अर्थात स्टेटमेंट। ये दिया रहेगा, कैसा बोलेगा? सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर बाकी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। देखो, दो तरीके से पूछ रहा है। एक तो कथन को दिया रहेगा सिद्ध कीजिए बोल के, ये प्रूफ करना है बोल के पूरे कथन को दिया रहेगा, एक तरीका हो गया। ठीक है, आपको पता लगाना है कि थेल्स प्रमेय है कि नहीं है। ठीक है, ये दिया रहेगा कथन, तो आपको ये कथन के रूप, एक कथन को दिया रहेगा सिद्ध कीजिए बोल के, तो भी आपको ऐसे ही प्रूफ करना है। दूसरा तरीका क्या रहेगा? थेल्स प्रमेय को लिखकर सिद्ध कीजिए। थेल्स प्रमेय को लिखकर सिद्ध कीजिए बोलेगा तो आपको सबसे पहले तो ये कथन को लिखना है, यही थेल्स प्रमेय है। ठीक है, इसको आपको रटना नहीं है, समझना है कथन को, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। दो प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। एक तो इसको अनुपातिक प्रमेय भी बोला जाता है, वो वैसा भी पूछ सकता है। तो आप लोग को कैसे भी पूछे, अनुपातिक प्रमेय बोले या थेल्स प्रमेय बोले या तो ये कथन को दे दिया रहेगा, तो आपको तीनों में से एक तरीका को, मतलब आपको समझना है कि इसी के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को उसको प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो, थेल्स प्रमेय को लिखकर सिद्ध कीजिए बोलेगा तो सबसे पहले कथन लिखिएगा, कथन को इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये दिया रहेगा तो आपको तो और ज्यादा आसान है कि आपको इसको रटना नहीं पड़ेगा। आपको रटना नहीं है, बार बार बोलो, आपको रटना नहीं है, समझना है। कैसे? देखो, सबसे पहले तो आता है थेल्स प्रमेय। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। हर स्टेप में नंबर रहेगा, याद रखना। पहला स्टेप क्या आता है? कथन, स्टेटमेंट। जो दिया रहेगा सिद्ध कीजिए दिया रहेगा, उसी को A to Z इसको उतार देना। ठीक है, वो कथन होगा। क्या बोलता है कथन? किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बाकी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। आपको कथन समझ में नहीं आया होगा, मैं समझ सकता हूं कि एक बार में 2 लाइन का कथन है, इसको याद करोगे आप तो समझ नहीं पाओगे। अब मैं समझाता हूं ये कथन क्या बोल रहा है, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको रटना नहीं, आपको एक डायग्राम बनाना है, उसी से आपको इसको समझना है। ठीक है, ये बोल रहा है त्रिभुज है। ठीक है, तो इसको कथन को देखो कैसे याद रखना है आप लोग को। किसी त्रिभुज, ये त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज। ठीक है, किसी त्रिभुज की एक भुजा, ये भुजा मान लो, ठीक है, बीसी को, एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा। ठीक है, मतलब जो, देखो इसी को मैं आप लोग को इंडिकेट करके बताता हूं। किसी त्रिभुज की एक भुजा, ये कोई एक भुजा है। ठीक है, किस समांतर, ये इस भुजा के समांतर एक भुजा हम लोग खींचे, समांतर भुजाओं को, मतलब बाकी दो भुजाओं को, किसी त्रिभुज की एक भुजा के
समानांतर हम खींच रहे हैं एक भुजा, ठीक है, एक रेखा खींच रहे हैं जो दो भुजाएं, बाकी दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, मान लो ये डी और ई पर, ठीक है। ये यही बोल रहा है किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ये एक भुजा के समांतर बाकी दो भुजाएं हैं, ठीक है, ये दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए, ठीक है, एक रेखा खींचे। आप इस शब्दों में ना लिख के एक और शब्दों में लिख सकते हो, कैसे, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं, ये दो भुजाओं है, अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है, ठीक है। या तो फिर आप ऐसा लिखना चाहते हो तो ऐसा, फिर से समझा रहा हूं आपको, कथन को याद नहीं करना, समझना है। किसी त्रिभुज की, ये त्रिभुज की एक भुजा, ये कोई भुजा है, के समानांतर हम एक रेखा खींचेंगे, ठीक है, समानांतर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, ठीक है, समांतर अन्य दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई खींचते हैं, ठीक है। एक रेखा को समांतर कैसी रेखा खींच रहे हैं, जो दो बिंदुओं को मतलब दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, ठीक है, करती हुई एक रेखा खींचे, ठीक है। तो यह रेखा, ये रेखा अन्य दो भुजाओं को कैसे अनुपात में, समान अनुपात में बांटती है, मतलब AD ये अनुपात बटा DB, ठीक है, बराबर AE अनुपात क्या है, EC, यही बोल रहा है, ठीक है, कथन में यही बोल रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोग को, इसको डेफिनेशन या स्टेटमेंट को आपको रटना नहीं है, आपको अगर इसको और शॉर्ट प्रूफ में लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, मतलब इस भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है या प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। ये कथन है, मैं बार बार इसलिए आपको रिपीट कर रहा हूं कि आपको याद नहीं करना, आपको समझना है, ऐसा नहीं कि इसी शब्द में लिखो, आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं इस स्टेटमेंट को, ठीक है। अब स्टेटमेंट हो गया, आपको समझ में आया होगा, ये जो दिया होगा ये सिद्ध करने देगा, ठीक है। एग्जाम में या थेस्ट पे में लिखकर बोलेगा, या तो फिर क्या बोलेगा कि ये कथन को दे दिया रहेगा, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप, कथन के बाद आता है ज्ञात है या दिया है, ठीक है, दिया है, ये स्टेप है, सेकेंड स्टेप, ठीक है। सेकेंड स्टेप में वही आता है, दिया क्या है, त्रिभुज ABC, ठीक है, में, ठीक है, त्रिभुज ABC दिया है, या तो आप लिखो त्रिभुज ABC में, मैं इस डायग्राम को बना देता हूं, ठीक है, उसी को लिखना है हमको, ABC में, त्रिभुज ABC में, ठीक है, DE, मतलब ये DE को अभी नहीं लिखते, त्रिभुज ABC में जो दिया है उसको लिखें, त्रिभुज ABC में, ठीक है, ABC में BC के समांतर, समांतर 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 खींची गई रेखा, ठीक है, अन्य दो भुजाओं को, मतलब खींची गई रेखा AB और AB है, और AC भुजा को कौन से बिंदु D और E पर काटती है, ठीक है, को बिंदु D और E पर काटती है। देखो हर स्टेप में नंबर है, हर स्टेप में, ठीक है। इसमें हर स्टेप पे आपको नंबर मिलेगा, अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा कथन को बस लिख दोगे ना तो एक नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कथन को हर स्टेप पे, जितना स्टेप बता रहा हूं हर स्टेप पे नंबर है, आप लोग को याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले आया कथन है, फिर दिया है, अब हमको तीसरा पॉइंट आता है, इसका सिद्ध करना है, क्या प्रूफ करना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है सिद्ध करना है। देखो एक कथन जो दिया रहता है ना, उसी से ये सब 3 से 4 स्टेप उसी से बन जाते हैं। देखो कथन दिया था, उसी से हम लोग ये दिया है निकाल दिए, ठीक है।
और क्या सिद्ध करना आप जानते हैं, ये देखो उन दो रेखाओं को, दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, मतलब एडी बटा डीबी, एडी बटा क्या हो गया डीबी बराबर क्या हो गया एई बटा क्या हो जाएगा ईसी। ठीक है, ये सिद्ध करना है, ये हो गया थर्ड स्टेप। ठीक है, इसके बाद क्या होता है रचना, तीसरा आता है, चौथा पॉइंट आता है रचना। ठीक है, रचना, ये हमको रचना करना है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट और ये चौथा पॉइंट क्या आ गया रचना। हमको अब प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ तो मानना पड़ेगा, कुछ रचना करना पड़ेगा। तो रचना करने के लिए एक डायग्राम और मैं बना देता हूं उसी को। ठीक है, ये मैं दिया, आप लोग जगह रहेगा तो आप नीचे में करना। ठीक है, मैं इधर साइड में करके बनाता हूं। ठीक है, रचना में क्या करेंगे, देखिए ए बी और सी है। ठीक है, हम जानते हैं ये डीई क्या है, इसका डीई क्या है, डीई समांतर रेखा है। अब रचना में क्या कर रहे हैं, याद रखिएगा डी से सी को मिला देना। ठीक है, किसको, डी से सी को मिलाया, डी से सी को मिलाया और ई से बी को मिलाते हैं लोग। ठीक है, डी से सी को मिलाना है, उसको लिख देते हैं। ठीक है, डी को सी से, ठीक है, तथा ई को बी से मिलाया, या बी को ई से, बी को ई से मिलाया। ठीक है, डी को सी से मिलाया और ई को बी से मिलाया। ठीक है, साथ में अब एक और स्टेप करेंगे, ए बी पर लंब डालेंगे, क्या, ये वाला लंब, ई इसको एन कर देते हैं। ठीक है, तो ई एन लंब डाला किस पर, ए से बी पर, ये वाला भुजा पर, ए बी पर। ठीक है, एवं ठीक है इसी प्रकार इस तरफ से डी से यहां पर, डी से इसको एम, डी एम लंब डालेंगे किस पर, ए सी पर। ठीक है, ये बहुत आसान है, देखो 4 स्टेप तो बन गया कथन से ही। ठीक है, अब 5वां स्टेप है, अगर आप इतना भी बना देंगे ना तो आपको 5 में कम से कम 2.5 से 3 नंबर तो मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना तो हम लोग कथन को ही देखकर बनाए। कैसे, सबसे पहले तो कथन क्या क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर नहीं दिया रहेगा तो आपको पता करना पड़ेगा। ठीक है, थेल्स प्रमेय का क्या है। ठीक है, थेल्स प्रमेय का कथन बता दिया मैं, बहुत आसान है। उसके बाद दिया है, जो कथन में है उसी को दिया क्या है कहते लिख सकते हो। उसके बाद सिद्ध करना है, इसी चीज में कथन में ही मिल जाएगा क्या सिद्ध करना है। ठीक है, उसके बाद रचना को बस आपको समझना पड़ेगा कि कैसे रचना करें। तो ये है, सबसे पहले डी को सी से मिलाया और ई से बी से। ठीक है, और ई एन लंब डाला किस पर, ए बी पर, और डी एम लंब डाला किस पर, ए सी पर। अब याद रखिएगा जिस पर हम लंब डालते हैं ना वो कहलाता है बेस। ठीक है, मान लो ये जो है इसका लंब, इस पर हम लोग ऐसा लंब डाल रहे हैं तो ये कहलाएगा बेस। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, उस तो ये समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। अब अगला पॉइंट आता है उपपत्ति। ठीक है, जिसको प्रूफ करते हैं, प्रूफ्ड। ठीक है, ये है उपपत्ति। ठीक है, ये 5 स्टेप में आपका सभी बनेगा। ठीक है, अब कैसे, इसको कैसे बनाएंगे, बहुत 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 आसान है। आपको बस ना हमको ये जानना है कि ये त्रिभुज है, ट्राइंगल, इसका एरिया निकालने का क्या सूत्र होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का क्या सूत्र होता है। तो मैं लिख देता हूं, हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इसका मतलब क्या है, 1/2 आधार मतलब बेस और ऊंचाई मतलब हाइट। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले का उपयोग करके हमको इसको बनाना है, बहुत बहुत आसान है। देखिएगा तो ये तो प्रमेय ऐसे प्रूफ हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्या क्या का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है आपको बता दूं मैं। सबसे पहले 4 त्रिभुज का क्षेत्रफल ADE
और DEB, मतलब इस तरफ को बेस मान के चलेंगे, इधर को इस तरफ को बेस मानेंगे ना, तो दो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है आपको, ADE का क्षेत्रफल और DEB का क्षेत्रफल, ठीक है। फिर इधर को बेस मान के चलेंगे, उसमें ही दो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, AED का या ADE का क्षेत्रफल, और दूसरा होता है ये वाला DEC का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इस तरफ को बेस मानेंगे तो, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इधर को बेस मान के चल रहे हैं, AB को बेस मान रहे हैं, तो ये वाला त्रिभुज का पहले ADE का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ठीक है। ADE का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, आप लोग, ठीक है, इसको, अतः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या होगा, आप लोग, ये फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले में क्या है, 1/2, ये तो है, ठीक है। 1/2 है, 1/2 हुआ इनटू आधार, इसका आधार क्या होगा, देखो इस त्रिभुज का ना, इस त्रिभुज का आधार क्या होगा आपको जानना है, इसी को समझना है। देखो लंब किस पर है, लंब EN, ये वाला लंब है, ठीक है, ये लंब है, किस पर लंब है, ये वाले पर, तो ये AD जो है ना वो क्या हो जाएगा, आधार होगा, तो AD क्या होगा, इसका आधार, AD क्या होगा, आधार, और ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई क्या होगा, जो लंब रहता है ना वही क्या होता है, हाइट होता है, ऊंचाई, तो लंब जो है ये परपेंडिकुलर है, ये लंब है, EN क्या हो गया, इसका ऊंचाई हो गया। समझ में आया, बहुत आसान है, आपको बस ये जानना है आधार क्या है और ऊंचाई क्या है, ठीक है। आधार क्या है और ऊंचाई क्या है, आधार क्या है, जिस पर लंब होता है वो आधार है। ये त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल कर रहे हैं हम लोग, ADE का क्षेत्रफल, तो इसमें आधार क्या होगा, लंब तो EN इस पर लंब है ना, AD पर, AD वाला पर लंब है, मतलब इस पर लंब है, तो क्या हो जाएगा, AD आधार होगा, और जो लंब रहता है वो ऊंचाई हो गया, ठीक है। अब दूसरा, ये वाला तो हो गया, अब एक और त्रिभुज को लेते हैं हम लोग, DEB को, ठीक है, इस तरफ को लेना है पहले, इस तरफ का, ठीक है, मतलब ऊपर वाला तो कॉमन रहेगा दोनों में, उसके बाद ये वाला इस तरफ को, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज क्या हो गया, DEB का क्षेत्रफल, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। एक बात और बताना भूल गया मैं, इसको याद रखिएगा, आप त्रिभुज DE का क्षेत्रफल ना लिख के आप लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हो, शॉर्ट में एरिया, ठीक है, क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, ठीक है, केवल इतना लिख सकते हो, आप इतना लंबा चौड़ा ना लिख के, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल ना लिख के, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE का ADE लिख सकते हो, तो इसका भी वही आएगा, 1/2 गुणा AD गुणा EN, ठीक है, वही है। मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, आप या तो पूरा ऐसा लिख सकते हो, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, या फिर AR, उसके बाद ब्रैकेट कर देना और त्रिभुज ADE लिख देना, ठीक है। मतलब बोलने का मतलब है कि आप इतना लंबा चौड़ा लिखो या तो शॉर्टकट में लिखो, ठीक है। तो अब मैं ज्यादातर जब भी यूज करूंगा तो लिखूंगा ऐसा और बोलूंगा ऐसा, ठीक है। तो दूसरा लिखता, दूसरा, अब त्रिभुज ये वाला, मतलब एरिया ऑफ DEB, मतलब DEB का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, आप ऐसा भी लिख सकते हो ना, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, DEB का क्षेत्रफल, मतलब ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, ये वाला, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 ही होगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो इसका ऊंचाई, आधार क्या हो गया इस त्रिभुज में, आधार तो इस पर, देखो लंब क्या है, इस भुजा पर लंब है ना, तो जिस भुजा पर लंब रहता है उसी को आधार बोलते हैं, तो इस भुजा पर लंब है, परंतु कहां तक है, यहीं तक तो है हमारा, ठीक है, ये वाला का उपयोग कर रहे हैं हम लोग, तो ये वाला का, ठीक है, तो यहीं तक है, ठीक है। तो इसका आधार क्या हो जाएगा, DB, क्या हो जाएगा, DB या BD, ठीक है, एक भी कुछ भी बोल सकते हो, DB, ठीक है, या BD बोलो तो भी चलेगा, ठीक है। ये DB क्या हो गया, आधार, और ऊंचाई क्या है, इसमें भी जो लंब है वो क्या है, ऊंचाई है, क्या है, लंब EN, ठीक है,
यहां तक आप लोग को समझ में आया होगा, बहुत बहुत आसान है ये। ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो और आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, एक स्टेप ये सॉल्व हुआ तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे एक दूसरे से। ठीक है, डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, देखो त्रिभुज क्या है, या तो पूरा ना लिख के शॉर्टकट में आप कैसे लिख सकते हो, एरिया। ठीक है, क्या है, एरिया डी ए डी ई, एरिया ए डी ई, ठीक है, बटा क्या हो गया, एरिया डीई बी, डीई बी। आपको मेन उद्देश्य यही है, यही करना है, केवल ये करना है, इस ये वाला त्रिभुज में ये वाला त्रिभुज को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो वो डिवाइड करने के इसका वैल्यू निकालने के लिए मैं आपको इसमें लिखकर समझाया। आप डायरेक्ट भी इसको ऐसा लिख के इसी में वैल्यू पुट कर सकते हो। तो इसका क्या है, 1/2 गुणा क्या है, एडी इंटू क्या है, EN। ठीक है, बटा 1/2 इंटू क्या है, DB इंटू EN। ठीक है, मतलब इसका एरिया निकाले तो ये आया, इसका एरिया निकाले तो ये आया। अब जो जो कटेगा काटो, ये कटा, EN कटा। ठीक है, तो क्या आया, AD क्या बचा, AD बटा DB। इसको आप समीकरण 1 मान लो, इक्वेशन 1। ठीक है, क्या किए हम लोग, इसको ये वाला एरिया में ये वाले एरिया को डिवाइड कर दिए। जब डिवाइड किए तो क्या बचा, AD बटा DB। आपको कुछ नहीं, 1/2 कटेगा और जो जो लंब रहेगा ना, ऊंचाई रहेगा वो कट जाएगा और जो बेस रहेगा वही बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार अब दोबारा में क्या लेंगे, ये वाला त्रिभुज लेंगे और ये वाला त्रिभुज लेंगे, DEC को लेंगे। ठीक है, इस बार क्या लिए थे, DEB को लिए थे और इस बार क्या लेंगे, DEC को, मतलब ये वाला बेस, इस बार इधर को बेस मानेंगे तो आधार क्या आएगा, AE आएगा और EC आएगा। बहुत इजी है। ठीक है, इसी प्रकार, ठीक है, आप लोग ऐसा लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं इस बार। ठीक है, इसी प्रकार एरिया क्या हो गया, ADE अपॉन क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया, ये वाला DEC। ठीक है, DEC। ठीक है, दो, इसको आप लोग अगर आप लोग और आगे बढ़ाना चाहते हो तो कैसे लिखोगे, जैसे इसमें निकाला हो ना एरिया ADE को, अलग से इसका निकाल दो ना, फिर एरिया DEC का अलग से निकाल देना, उसके बाद डिवाइड करना। ठीक है, मैं इसको समझाया, उसके बाद आपको इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में बता दे रहा हूं। आप लोग चाहोगे तो इसमें 2 लाइन और बढ़ेगा। ठीक है, इसको अलग से और इसको अलग से, उसके बाद दोनों को डिवाइड करना, जैसे इसको मैं अपनाया हूं। ठीक है, अब देखो एरिया ADE का क्या आएगा, तो 1/2 तो आएगा ही आएगा, फॉर्मूले में है। ठीक है, उसके बाद हाइट, इसका आधार, इस त्रिभुज का बेस कौन सा होगा, लंब कौन सा है, इस बार DM को लंब मार रहे हैं, तो आधार क्या होगा, AE आधार होगा, तो AE क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका हाइट क्या होगा, ऊंचाई, ये जो लंब रहता है ना वो क्या है, ऊंचाई है, मतलब DM क्या है, ऊंचाई है, बटा। ठीक है, बहुत आसान है। अब एरिया DEC का हम लोग क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, देखो DEC का ये वाला त्रिभुज का, ठीक है, ये वाला त्रिभुज का, तो आप लोग देखेंगे कि इसका 1/2 तो आएगा ही आएगा। आधार क्या रहेगा, देखो लंब क्या है, इस पर लंब डाला है, मतलब AC पर लंब डाला है, मतलब इस वाले भुजा पर लंब डाला है, तो आधार क्या हो जाएगा, EC होगा। EC क्या है, आधार है। ठीक है, और इसका ऊंचाई क्या है, जो लंब है वो तो ऊंचाई है, DM। तो इसमें भी देखो 1/2 कैंसल होगा और ऊंचाई कैंसल हो जाएगा, तो उस दोनों में सेम रहेगा। ठीक है, अब इसका क्या आया, AE बटा क्या आया, EC। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण 2 दे देंगे। अब यहां तक बना लिए ना, तो ये तो आसानी से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखोगे
तो हमको क्या करना, देखो प्रूफ क्या करना था, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। देखो इधर AD बटा DB और AE बराबर AE बटा EC दोनों है, मतलब राइट हैंड साइड को अगर बराबर कर दोगे तो ये आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड को बराबर करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, ये दोनों तो बराबर होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया दोनों समीकरण का, तो राइट हैंड साइड तो अपने आप बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को बराबर करने के लिए देखते हैं क्या की कमी है। ऊपर में देखो ADE त्रिभुज का क्षेत्रफल ADE तो दोनों में है। ठीक है, नीचे में देखोगे तो त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, परंतु ये दोनों को अगर आप बराबर कर दिए, इन दोनों को बराबर, तो ये तो पूरा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये जब बराबर हो जाएगा तो आप इसको बराबर लिख सकते हैं। तो ये बराबर है कि नहीं है, देखते हैं। बराबर है दोनों। कैसे, ये बात याद रखिएगा हमेशा, अगर कोई भी दो त्रिभुज ना, कोई भी दो त्रिभुज अगर एक ही आधार पर बना हो, एक ही आधार पर बना हो और दो समांतर रेखाओं के बीच बना हो ना, तो वो हमेशा दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा होता है, बराबर होता है। तो ये दोनों त्रिभुज देखो, त्रिभुज DEB और त्रिभुज DEC का आधार तो दोनों का DE है, दोनों में है DE एक आधार है, आधार समान है, परंतु और उनका दोनों का देखो दो समांतर रेखाएं DE और BC के बीच दो समांतर रेखाओं के बीच में दोनों त्रिभुज बना है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, मतलब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे होंगे, बराबर होंगे, याद रखिएगा। तो ऑलरेडी फिर अब ये तो प्रूव्ड हो गया। आप लोग इसको लिखेंगे कैसे, त्रिभुज ऐसा, त्रिभुज क्या है DEB, यहां पर एरिया लिखना भूल गया हूं, एरिया लिख दीजिएगा, ये त्रिभुज बना दीजिएगा। ठीक है, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज DEB और क्या है, त्रिभुज DEC, त्रिभुज DEB और त्रिभुज DEC। ठीक है, एक ही आधार, ठीक है, कौन सा, DE तथा ये DE एक ही आधार है, तथा दो समांतर रेखा कौन सा, DE और BC के ऊपर के बीच में बना है। ठीक है, DE तथा कौन सा, BC के, ठीक है, BC के बीच दोनों त्रिभुज बना है। ठीक है, बना है। ठीक है, जब ऐसा आ गया, ठीक है, जब ऐसा आएगा तो याद रखिएगा त्रिभुज क्या है, DEB बराबर होगा DEC। ठीक है, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको आप समीकरण 3 ले लो। ठीक है, ठीक है, देखिए इसमें बहुत आसान है, आपको केवल इसको बराबर करना है। बराबर करने के लिए आपको एक जानना पड़ेगा क्या होता है, किसी एक ही आधार, दो त्रिभुजों के बीच में एक ही आधार हो और दो समांतर रेखाओं के बीच में बना हो, तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इसको, ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। ठीक है, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ये कंडीशन को याद रखिएगा, नीचे नीचे को बराबर करना था, बराबर हो गया। अब समीकरण 1 और 2 3 से, समीकरण 1 2 व 3 से, ठीक है, 3 से करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो बराबर हो जाएगा। कैसे लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गए, देखिए त्रिभुज का एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, मतलब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, और इसमें देखिएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल तो बराबर है। नीचे में देखिएगा इसमें क्या है, त्रिभुज का मतलब DEB का क्षेत्रफल, और इसमें क्या है, DEC का क्षेत्रफल। तो मैं इसको
क्या डीईबी का क्षेत्रफल लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, क्योंकि देखो समीकरण 3 से डीईसी का क्षेत्रफल को मैं क्या लिख सकता हूं? त्रिभुज डीईबी का क्षेत्रफल लिख सकता हूं। मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? त्रिभुज डीईबी का क्षेत्रफल। तो जब इसको डीईबी का क्षेत्रफल लिखूंगा तो ये तो बराबर हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा, तो उसका राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। तो आप ऐसा लिख सकते हो समीकरण 1, 2 व 3 से एडी बटा क्या हो जाएगा? डीबी बराबर क्या हो गया? एई बटा क्या हो जाएगा? ईसी हो गया। ठीक है, यही तो हमको क्या करना था? सिद्ध करना था। बहुत बहुत आसान है, ये ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद सिद्ध हुआ, ठीक है, प्रूव्ड हुआ। बहुत आसान है, मैं आप लोग को समझा रहा हूं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, परंतु ये प्रमेय तो बहुत 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 आसान है। एक बार इसको रिपीट कर देता हूं कि कैसे बना। सबसे पहले तो आएगा कथन, ठीक है, कैसे आएगा? थेल्स प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए आएगा, या तो कथन आएगा किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। ऐसा भी आ सकता है, या तो फिर ये लिखा है किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बाकी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ये दूसरा, ठीक है। अब पूछने का तरीका अलग अलग हो जाएगा, परंतु समान अनुपात में बांटती है बोलेगा ना, तो समझ जाना कि वो थेल्स प्रमेय के ही बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, समांतर रेखाएं खींची जाए और समान अनुपात में बांटे, ये शब्द आया तो समझ जाना कि वो थेल्स प्रमेय के बारे में बात है। कथन के बाद आता है हमको ज्ञात है। ज्ञात है क्या रहेगा? जो कथन में रहेगा ना वही क्या है? हमको ज्ञात है, उसी में से निकाल लेना। ठीक है, उसके बाद आता है सिद्ध करना। सिद्ध करना कथन में दिया रहेगा, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद रचना। रचना को बस आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद उत्पत्ति में क्या करना है? आपको चार त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये तो फॉर्मूला आपको याद हो गया, तो कैसे होगा? चार त्रिभुज को लेना है। एक बार लंब डाले हैं इस पर ना, तो बेस ये हो गया। इस बेस पर दो त्रिभुज नजर आएंगे, ए बी ई का क्षेत्रफल और क्या हो जाएगा? डी ई बी का क्षेत्रफल। तो इन दोनों क्षेत्रफल को अनुपात निकालना है हमको, ठीक है। इसी प्रकार इस बेस पर एसी बेस पर, मतलब जिस पर डीएम लंब है उस पर दो त्रिभुज आएंगे, एडीई का क्षेत्रफल और डीईसी का क्षेत्रफल, ठीक है। आप पूरे ना लिख के आप लोग क्या लिख सकते हो? ए आर लिख सकते हो, एरिया। उसके बाद आप कोष्टक लगाया मतलब आप हुआ, फिर त्रिभुज एबीसी के जो भी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसको लिखने का दो तरीका है, या तो ऐसा लिख सकते हो पूरा, या तो फिर शॉर्ट में। तो आप लोग शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, बुक में दिया रहेगा, शॉर्ट में दिया रहेगा, आप लोग बनाने के समय पूरा का इस्तेमाल भी कर सकते हो, ठीक है। अब बस आपको ये तो दोनों का अनुपात निकाले तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको जानना है लेफ्ट हैंड साइड को बराबर करना है, तभी तो राइट हैंड साइड बराबर होगा। मतलब बायां पक्ष को बराबर करना है दोनों समीकरण का, तो दायां पक्ष बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो बायां पक्ष को बराबर करने के लिए ऊपर का तो बराबर ही है, नीचे को बराबर आपको कर देना। अगर याद नहीं होगा ना ये कि कैसे, तो भी आप लोग इसको बराबर करके समीकरण 3 डाल दीजिए और समीकरण 1, 2, 3 से करके बना दीजिए, परंतु उसमें आधा नंबर कट जाएगा। ये कंडीशन को लिखना पड़ेगा। कंडीशन क्या है, कब बराबर होता है? कि अगर दो त्रिभुज बन रहे हैं, अगर जिसका एक कॉमन भुजा हो, ठीक है, आधार बराबर हो, और दो समांतर रेखाओं के बीच में अगर दो त्रिभुज बन रहे हैं ना, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ये इस प्रकार से आप सिद्ध कर सकते हैं। ये थेल्स प्रमेय हुआ। अब थेल्स प्रमेय से क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको मैं थोड़ा सा चर्चा कर दूं, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रश्न वाली 2 के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रमेय है, परीक्षा में आता ही है। अगर 2 नंबर में आए तो थेल्स प्रमेय को लिखिए, तो थेल्स प्रमेय को लिखिए बस आएगा क्वेश्चन में। तो ये प्रमेय का स्टेटमेंट को आप लोग को लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन में अगर ऐसा बोला जाता है कि मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूं, ठीक है, आप लोग को समझना है कि थेल्स प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया है बीसी के समांतर कोई डीई है, ठीक है, उसमें दिया है वैल्यू दे दिया है, एडी का वैल्यू दे दिया 10, डीबी का वैल्यू दे दिया 5, तो एई का वैल्यू दिया है 4, तो ईसी का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। अगर ये समानांतर है, बीसी के डीई समांतर है, ठीक है, और ये तो ये कौन सा थेल्स प्रमेय होगा? थेल्स प्रमेय से ऐसा लिख देना, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। इसमें बहुत आसान है, वही फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है
क्या होता है, AD अपॉन क्या हो जाएगा DB बराबर AE अपॉन क्या हो जाएगा EC। तो हमको EC का वैल्यू निकालना है, तो इसको मान लो x मान लो, ठीक है। अब बाकी का वैल्यू पुट करके आप आसानी से निकाल सकते हो, जैसे AD का वैल्यू 10, ठीक है, और DB का वैल्यू कितना है 5 रख दो, AE का वैल्यू 4 और इसको x। तो आप निकालना चाहते हो वैल्यू, तो ये 5 कम 5 5 दूनी 10, ठीक है। x को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 को इधर ले आओ, ठीक है। जब आपको सॉल्व करना आता है इक्वेशन, तो x बराबर कितना आएगा 4/2, तो 2 एकम 2 2 दूनी 4, मतलब x बराबर कितना आया 2 आया। ये कितना आ जाएगा 2, ठीक है। ये इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो, इस क्वेश्चन को और हर क्वेश्चन को आप बना सकते हो। इसमें कैसे, देखो इसमें क्या होगा, 4 में से 3 चीज आपको दिया रहेगा, ठीक है। तो 3 दिया रहेगा, तो एक का वैल्यू निकालना रहेगा। हो सकता है ये दिया रहे, ये दिया रहे, ये दिया रहे, तो इसका वैल्यू निकालना, यही फॉर्मूला से बनेगा। कई बार कैसे आता है उसको भी मैं बता दूं, ठीक है। इसी फॉर्मूले से आप बना सकते हो, ठीक है। तो अगर कई बार ऐसा आया, ठीक है, ये ना देख के आपको ये दे दिया, यहां से लेके यहां तक 15 दिया है, ठीक है, और ये दिया है 4, ठीक है, तो भी बोलेगा कि EC का वैल्यू निकालो, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, देखो आपके पास AD है क्या, नहीं है। AD का वैल्यू आप कैसे निकालोगे, यहां से पूरे में से इतने को घटा दोगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है। पहले AD को निकालना पड़ेगा, तो AD को कैसे निकालोगे, AB में से BD को घटाओगे तो ये निकल जाएगा। तो AD का वैल्यू कितना है 10, फिर से वही वैल्यू को पुट कीजिएगा, आ जाएगा। एक और तरीका है, आसान तरीका, अगर आप इसको ऐसा नहीं निकालना चाहते तो इस फॉर्मूले को हम लोग दूसरे रूप में भी बदल सकते हैं, उसको जानिए कैसे, ठीक है। एक ये फॉर्मूला है, ठीक है, इस फॉर्मूले को मैं दूसरे रूप में भी बदल देता हूं, वो उसको भी आपको जानना है और उसको समझा दूंगा कि कैसे, ठीक है। इन दोनों में मैं एक जोड़ देता हूं, ठीक है, ये जोड़ दिया एक और इसमें भी जोड़ दिया एक, दोनों पक्षों में क्या कर दिया, एक जोड़ दिया। जब एक जोड़ोगे तो DB का इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा AD प्लस DB बटा क्या हो जाएगा DB, ठीक है, बराबर AE प्लस क्या हो जाएगा ये EC बटा क्या हो जाएगा EC, ठीक है। ऐसा हो गया। AD प्लस DB को क्या लिख सकते हो, AD प्लस DB को क्या लिख सकते हैं, पूरा लिख सकते हैं। पूरा क्या है, पूरा AB हो गया। AD प्लस DB को क्या लिख सकते हो, AB, और DB तो नीचे में है, ठीक है, बराबर AE और EC को क्या लिख सकते हो, AC लिख सकते हो। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, AC बटा EC। आप उस फॉर्मूले को इस रूप में भी परिवर्तित करके लिख सकते हो। मतलब देखो थेस प्रमेय को आप कैसे लिख सकते हो, जब क्वेश्चन बनाओगे तो AD बटा DB को, मतलब इसको और कैसे लिख सकते हैं, पूरे के रूप में AB बटा DB लिख सकते हो, या फिर AB बटा AD लिख सकते हो। जब ऐसा लिखोगे तो उस तरफ को भी वैसा लिखना पड़ेगा, जैसे आप लिख रहे हो AB बटा DB लिख रहे हो ना, ऐसा लिख रहे हो, मान लो AB बटा DB लिख रहे हो, तो इस तरफ को भी वैसे ही करना पड़ेगा, AC बटा कैसे लिखना पड़ेगा EC, ठीक है। अगर आप इसको ऐसा लिखते हो, मान लो AB, ये पूरा AB बटा AD लिखना चाहते हो, ठीक है, ऐसा लिखना चाहते हो तो कैसा लिखना पड़ेगा, इसको भी ऐसा करना पड़ेगा, AC बटा क्या लिखना पड़ेगा AE। मतलब इस फॉर्मूले को आप 2 3 4 रूप में लिख के आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे। नहीं तो लॉग मेथड तो ऐसी है, पहले ये वाला भी बस फॉर्मूला को लगाना चाहते हो तो आप इसका वैल्यू निकालो, ठीक है, उसके बाद बनाओ, ठीक है। अब आपको डायरेक्ट बनाना है, अगर इस फॉर्मूले से बनाना है इसी क्वेश्चन को, तो कैसे बनाओगे, देखो ये देखो ये आगे AB बटा जो दिया रहेगा, हमको ये निकालना है, ठीक है। ये पूरा दिया है, बड़ा वाला पूरा AB दिया है, तो फॉर्मूला लगा AB, और क्या दिया है हमारे पास DB, तो ये DB कर दो, ठीक है। अब जब इधर को फॉर्मूले कर रहे हो तो ये भी तो क्या हो जाएगा, पूरा AC होगा, ठीक है, AC बटा क्या आ जाएगा EC, ठीक है। अब सबका वैल्यू पुट करते हैं। AB का वैल्यू कितना 15, ठीक है, DB का वैल्यू कितना है 5, ठीक है, बराबर AC का वैल्यू कितना है, AC का वैल्यू नहीं पता, इसको x मान लो, तो AC मतलब इसको और इसको जोड़ेंगे तो AC आएगा, कितना आएगा 4 प्लस x, और EC का वैल्यू तो x है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं लोग, ये कैसे सॉल्व होगा, 5 का 5 5 से 15, अब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x, और इधर आएगा तो 4 प्लस x, ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो आप। अब ये x वाले को इधर ले आओ, तो 3x माइनस कितना हो जाएगा, x बराबर 4, तो ये कितना हो जाएगा 2x बराबर 4, x बराबर कितना आएगा 2, इधर गुणा उधर जाएगा तो भाग होगा, तो x बराबर 2, ठीक है।
तो ऐसा भी निकाल सकते, देखो इस तरीके से भी निकाले तो वही आंसर आया, और हम इस फॉर्मूले से भी निकाले तो वही आंसर आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन में कैसे आता है, एग्जाम में या तो थेल्स प्रमेय पूछेगा या तो फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देगा। ज्यादातर चांस है थेल्स प्रमेय पूछने का, अगर थेल्स प्रमेय नहीं आया तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रश्न वाली 2 में है। ठीक है, तो आज तो हम लोग क्या सीखे, थेल्स प्रमेय क्या होता है, उसको कैसे प्रूव करते हैं वो सीखे, और उससे कुछ एक एग्जांपल देके आपको कोशिश किया कि बताने का, परंतु ये समझ में नहीं आएगा कोई बात नहीं, हम लोग एक्सरसाइज 2 पढ़ेंगे, प्रश्न वाली 2 पढ़ेंगे, तो आपको थेल्स प्रमेय से रिलेटेड सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं बताऊंगा, तो आप लोग को पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, थेल्स प्रमेय को बार बार लिख के पढ़ना है। ठीक है, बार बार उसको सिद्ध करना जानना है, क्योंकि एग्जाम में तो आएगा ही आएगा थेल्स प्रमेय। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय आपको पता होना चाहिए, फिर हम लोग प्रश्न वाली 2 को ऊपर बात करेंगे। इस क्लास में इतना ही। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा थेल्स प्रमेय क्या होता है और उसको लिखकर सिद्ध करना। ठीक है, आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। अगर मेरे चैनल में नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो बना के अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंच सके।